नमस्कार। भारत के लिए बहुत ही सनसनीखेज और बहुत ही तारीफ करने वाली खबर छपी है। मॉर्गन स्टैनले ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट इन इंडिया। ये जो मॉर्गन स्टैनले है, अमेरिका का एक आपको मैगजीन जो पेपर्स होते हैं वो सबसे संबंधित है। इन्होंने साफ कहा है, 10 सालों की तुलना की है। इन्होंने कहा है कि इंडिया डिफरेंट देन 2013, यानी भारत 2013 से आज 2023 में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गया, बहुत ज़्यादा इसकी इकोनॉमी ओपन हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है इकोनॉमी के क्षेत्र में। इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो मॉर्गन स्टैनले यूएस बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है। अब इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी जो संस्थापक हैं हेनरी मॉर्गन और हेरोल्ड स्टैनले जी हैं। अब यहाँ देखेंगे कि मोदी शासनकाल के दौरान जो परिवर्तन हुआ उसकी इन्होंने जमकर तारीफ की है, बहुत गहरी और सूक्ष्म तारीफ की है। 10 साल में विश्व में अपना नाम और पहचान जो भारत ने आज कमाया है या स्थापित किया है उसकी चर्चा की गई है। इसमें कई बिंदुओं पे, जैसे इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक, ये उसका शीर्षक है, इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक, हाउ इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म इन लेस देन अ डिकेड। यानी 2013 से 23 एक दशक के दौरान भारत ने अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म किया है, कितना परिवर्तन किया है, कितना अपने आप को आगे बढ़ाया है। इस चीज़ पे बहुत गहरी रिपोर्ट्स इसमें दिया है। देखिए भारत ने क्या क्या किया है, कुछ पॉइंट है उसको बताता हूँ। पहला है सप्लाई डिमांड पॉलिसी रिफॉर्म्स। सप्लाई और डिमांड की जो पॉलिसी है उसमें सुधार कर दिया है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, और इकोनॉमी को फॉर्मलाइजेशन किया है। बारी बारी से सबका चर्चा करूंगा। रियल इस्टेट के क्षेत्र में सुधार किया है। डिजिटल सोशल ट्रांसफर के क्षेत्र में सुधार किया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में सुधार किया है। सबको बारी बारी से बताऊंगा। फ्लैक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को इन्होंने सुधार किया है। फोकस ऑन एफडीआई नॉट एफआईआई, एफडीआई पे भारत ने फोकस किया है। इंडिया 401 के मूवमेंट्स। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट कॉरपोरेट प्रॉफिट्स। इसके बाद है एमएनसी सेंटिमेंट्स ऑफ मल्टी ईयर हाई। इन सब पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखिए भारत में कॉरपोरेट जो टैक्स है पहले बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे कर चोरी होती थी। अब पिछले 10 साल में देखा गया कि कॉरपोरेट टैक्स को घटा दिया गया है। कॉरपोरेट टैक्स जब घटी तो ऑलरेडी ढेर सारे लोग थे जो कर को चुकाए, यानी अब काला बाजारी नहीं होता, काला धन जमा नहीं होता है। कॉरपोरेट टैक्स की मात्रा कम कर दी है, 22 से 23% के आसपास कॉरपोरेट टैक्स लगाकर इन्होंने रखा है, जिससे देश में जो उद्योगपति है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे अपना विनिर्माण सब काम में लगा हुआ है। ठीक है, तो कॉरपोरेट टैक्स में गिरावट। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। भारत जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं, आधारभूत जो संरचनाएं होती हैं, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे निवेश कर रहा है, खासकर गुड्स एंड सर्विसेज का देश में ही उत्पादन, उपभोग, निर्यात। ठीक है, पहला संरचना में क्या हो गई, सड़क हो गया, ऊर्जा हो गया, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ढेर सारी चीज़ें हैं इसमें शामिल होती हैं। तो इन पे बहुत ज़्यादा तगड़ा निवेश कर रहा है। मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, जैसे कि बेंगलोर से चेन्नई के बीच जो एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जा रहा है, तो भाई एक 8 लेन इधर है, 8 लेन इधर है, 8 गाड़ी इधर से, 8 गाड़ी इधर से। जब ऐसा एक्सप्रेसवे कहीं बनता है, ठीक ना, तो स्वाभाविक सी बात है दोनों तरफ की ज़मीन की दाम बढ़ जाएगी, साथ ही साथ वहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ आएगी। जब औद्योगिक इकाइयाँ आएगी तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, निवेश बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स तो 22-23% है। नेशनल हाईवे बहुत बड़े पैमाने पे एक्सप्रेसवे ये सब बन रहे हैं। ब्रॉडबैंड जो सर्विस है उसका भी विस्तार हो रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा इसके मामले में विस्तार हो रहा है। रेलवे का विद्युतीकरण बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। जीएसटी यूनिफॉर्म टैक्स, जो जीएसटी में जो एक समान जो कर वाला है उसमें रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। 1,87,000 करोड़, 1,87,000 करोड़, बाप रे, जीरो गिनते गिनते थक जाइएगा, इतना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एनपीए में गिरावट हो रही है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति। पहले क्या था, बैंक से कर्जा लेके भाग जाते थे, अब नहीं भागते हैं। अब क्या है, उसमें गिरावट आ रही है। लोग कर्जा लेते हैं तो लोग चुकाते भी हैं। इसके बाद हाल ही में देखेंगे कि कॉरपोरेट के ऊपर कर्ज कम होकर 50% रह गया है। अब कॉरपोरेट घरानों पे ज़्यादा कर्ज नहीं है, ठीक है, पैसा लिए हैं, अपना काम किए हैं, सब कुछ किए हैं, ये सारी चीज़ें, फिर रिटर्न भी किए हैं।
इंटरेस्ट रेट जो है 4% और रेपो रेट बाद में इसे बढ़ाया गया है। इन्फ्लेशन जो है 2 से 6% के आसपास इसको रखा गया है। FII फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इससे कहीं ज़्यादा FDI भारत में टिकता है। FII क्या है कि ढेर सारे लोग स्टॉक मार्केट और शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म वाला होता है। वहीं पे FDI लंबे समय तक के लिए भारत में निवेश होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि RBI ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके 2 से 6% के बीच ही रखा है। अब एक और चीज़ समझेंगे, 40K मूवमेंट क्या है। तो भारत का SIP प्लान में निवेश जो है बढ़ा है। MNC का निवेश भारत पर, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसका भी निवेश यहाँ पे बढ़ा है। वैश्विक निवेश, ऑलरेडी यूक्रेन युद्ध है, रसिया पे सैंक्शन लगा है, चीन पे कोई भरोसा नहीं करता, तो निवेश जाएगा कहाँ, भारत आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो हमारी भारत सर्विस सेक्टर में गुड एक्सपोर्ट में लगभग 1.8% वैश्विक GDP का रखता है, लेकिन सर्विस सेक्टर में 4.9% GDP का ये चीज़ कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय, ऐसा माना जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय जो 2013 में आपको करीब $2200 थी, वहीं उम्मीद की जा रही है कि 2032 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो $5200 हो जाए, $5200 हो जाए 2032 में। और भारत विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आ जाए, यानी अमेरिका हट जाएगा, चीन, अमेरिका, भारत, ये 3 ही आने वाले समय में ये आ जाएगी। अब यहाँ समझेंगे कि ग्लोबल मंदी से भारत को बहुत ज़्यादा खतरा है। ग्लोबल मंदी, एक तो यूक्रेन वाला वार हो गया, जर्मनी डूबने वाला है, वहाँ पे रिसेशन आने वाली है, ठीक ना। तो जर्मनी अगर डूबता है तो यूरोपियन यूनियन के जो टोटल व्यापार है उसका 25% जो है अकेले जर्मनी है। तो अगर जर्मनी को आर्थिक मंदी तो आ ही चुकी है, ठीक है, इस पर अलग सा एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको जरूर सुनिएगा, क्यों आई, कैसे आई, क्या नहीं आई, ठीक है। तो ग्लोबल मंदी से थोड़ा सा खतरा हो सकता है। और 2024 में अगर इलेक्शन है, इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से जीते तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा साठ गांठ करके बनाना पड़े तब थोड़ा सा इकोनॉमी को डाउन में जा सकते हैं। यहाँ अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो भी थोड़ा सा दिक्कत है। और भारत में ये लोग कह रहे हैं कि अस्किल्ड लेबर की क्षमता कम है, तो ये समय के साथ धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। खैर, यह रिपोर्ट पिछले 10 सालों का है, 2013 से लेकर 23 तक का, जो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक रिपोर्ट है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।